हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर का। ये जो पार्ट है ये पार्ट है एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आप मेरा ये वाला पार्ट करते हो जिसमें मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको VACPR थ्योरी और VBT थ्योरी, ये दोनों पार्ट अगर आप मेरे कर लेते हो तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा एंट्रेंस के क्वेश्चंस लगाने में, और साथ ही साथ अपने स्टेट बोर्ड में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और नॉट ओनली दिस, और आपको जो 12th स्टैंडर्ड का रहेगा 12th स्टैंडर्ड में भी इसका काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा, इनडायरेक्ट हेल्प, राइट। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टडी करेंगे मॉडल्स की हेल्प से VACPR थ्योरी को। सो यस, मेरे पास मॉडल्स हैं, मैं मॉडल्स की हेल्प से आपको पूरी की पूरी VACPR थ्योरी को एकदम बेस्ट तरीके से समझाऊंगी। सो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग VACPR थ्योरी को, जिसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सबसे ज़्यादा काम की थ्योरी है। अगर आई एम श्योर कि अगर आप मेरा ये वाला लेक्चर कर लेते हो तो आपको ये थ्योरी के सारे क्वेश्चंस आप बेस्ट तरीके से करोगे, करेक्टली करोगे और काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ करोगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी इस थ्योरी को। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको हम लोग बोलते हैं VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो ये जो V है, इस V का मतलब है वैलेंस, S का मतलब है शेल, E का मतलब है इलेक्ट्रॉन, P का मतलब है पेयर, R का मतलब है रिपल्शन और T का मतलब है थ्योरी। ये हुआ आपका VSEPR थ्योरी। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो है ना वो ये है कि इस थ्योरी को प्रपोज किसने किया है। तो इस थ्योरी को आपके साइंटिस्ट प्रपोज किया है, जिसका नाम है, जिस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है, प्रपोज बाय सिडगविक एंड पोवेल। जो भी आपके सिडगविक थे एंड जो भी आपके पोवेल थे, ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर इस थ्योरी को डिज़ाइन किया है, इस थ्योरी को प्रपोज किया है, जिसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और वैसे तो थ्योरी का नाम खूब बड़ा है, लेकिन थ्योरी के नाम में सब कुछ छुपा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार क्लास है आज की, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिलेगा और इंटरेस्ट बहुत आएगा पढ़ने में, क्योंकि मॉडल्स के साथ पढ़ेंगे, राइट। तो हम लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करना है कि ये कब डिज़ाइन हुआ, कब हुआ, किसने किया, ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है। सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि सिडगविक एंड पोवेल ने इस थ्योरी को डिज़ाइन किया। अगर हमें साइंटिस्ट का नाम ही नहीं पता तो थ्योरी करके क्या मतलब ना, नाम तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये रही आपका थ्योरी का। अब हम लोग देखेंगे इस थ्योरी के जो भी आपके रूल्स हैं। देखो, हर थ्योरी जब भी प्रपोज होती है या हर प्रिंसिपल जब भी प्रपोज होता है तो उसके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ना कुछ रेगुलेशंस होते हैं। इन द सेम फैशन जो आपकी ये वाली थ्योरी है जिसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उसके भी कुछ ना कुछ है रूल्स और रेगुलेशंस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उस चीज़ के रूल्स को। आप इस चीज़ को रूल्स के अलावा पोस्टुलेट्स भी बोल सकते हो। तो अगर आपको पेपर में कहीं पे आता है एक्सप्लेन द पोस्टुलेट्स ऑफ VACPR थ्योरी, या आपको आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ VACPR थ्योरी, या आपको आता है रूल्स फॉर VACPR थ्योरी, तो आपको याद रखना है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही आपके पोस्टुलेट्स है, पोस्टुलेट्स ही आपके रूल्स है। दिस थ्री आर नॉट वन एंड द सेम ओनली, राइट। अब देखेंगे रूल्स को। सबसे पहली चीज़ ये है कि रूल्स को ही बोला जाएगा, रूल्स को ही आप बोलोगे कैरेक्टरिस्टिक्स, और कैरेक्टरिस्टिक्स को ही आप बोलेंगे पोस्टुलेट्स। चलिए देखते हैं हमारा चीज़ क्या कहता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ना, देखो यहाँ पे हमें बात करनी है इलेक्ट्रॉन के पेयर की, क्योंकि इस थ्योरी का नाम ही है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। मतलब इस थ्योरी में अल्टीमेटली आपका क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर। मैं आपको थ्योरी के नाम से इसके सारे रूल्स समझाऊंगी, ताकि अगर आपको पेपर में रूल्स आ जाए तो आप इस नाम को देख देख के सारे रूल्स बना लो। सेकंड थिंग ये है कि इस रूल्स की हेल्प से आप एप्लीकेशन भी उसको कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ना, इस इलेक्ट्रॉन पेयर के दो टाइप्स होते हैं। मैं आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगी। नोट्स तो आपको मिल जाएंगे जिसमें सारी की सारी थ्योरी एकदम बेस्ट तरीके से मैंने दी है। नोट्स आप लोग ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। आपको जो PWA का ऐप है वहाँ पे सारे नोट्स अवेलेबल है जो भी मैंने दिए, तो आप सारे नोट्स वहाँ से अपने लिए डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं।
एक होते हैं आपके बॉन्ड पेयर और दूसरे होते हैं आपके लोन पेयर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर दो टाइप के होते हैं, वन इज बॉन्ड पेयर एंड सेकंड इज लोन पेयर। सेकंड थिंग ये है, जो भी अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट होता है इज सच दैट, वो ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट जो होता है वो ऐसा होता है ताकि जो भी आपका रिपल्शन है ना, जो भी आपका रिपल्शन है, रिपल्शन रहे मिनिमम। मैं समझा के देती हूँ इस थ्योरी को, पहले एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि बुक में बहुत सारा लंबा चौड़ा देखे रखा है, आपको उतना सारा लंबा चौड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसका इस तरीके से अरेंजमेंट होता है सो दैट आपका जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो, आपकी जो एनर्जी है वो भी मिनिमम हो, आपकी जो स्टेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो, ठीक है। ये रहा आपका नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहता है, हम लोग सब समझेंगे, थर्ड पॉइंट आपका कहता है कि जो भी आपके रिपल्शन का ऑर्डर है ना, रिपल्शन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, वो होता है सबसे पहले लोन पेयर का, फिर होता है आपके लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और फिर होता है आपके बॉन्ड पेयर का, ठीक है। ये थ्योरी में आपके 3 पॉइंट्स जो है ना वो मोर देन इनफ है। और लास्ट पॉइंट कहता है आपका लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर decides the shape of molecule, decides the shape of molecule। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मॉडल्स की हेल्प से पढ़ने वाले, राइट। चलिए आप समझते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये तो मैंने आसानी के पॉइंट्स लिख दिए। सबसे पहला पॉइंट आपका ये कहता है, क्योंकि इस थ्योरी का नाम ही है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मतलब जाहिर सी बात ये है कि यहाँ पे हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है आपके इलेक्ट्रॉन पेयर का, राइट। चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट आपका ये कहता है कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड पेयर का मतलब तो मुझे पता होना चाहिए ना कि एक्चुअली बॉन्ड पेयर है क्या। तो बॉन्ड पेयर का मतलब बॉन्ड, जो भी एक नॉर्मल सी लाइन होती है, जो भी एक नॉर्मल सा बॉन्ड होता है ना, उसी को मैं बॉन्ड पेयर कहती हूँ, ठीक है। दूसरा टाइप का जो आपका इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है वो होता है लोन पेयर। लोन पेयर मतलब सीधा सीधा बता रही हूँ, झंझट खत्म कर दो। आपने बलून देखा है ना, बलून को दो आंखें, वो क्या होता है आपका लोन पेयर। तो मैंने ड्रॉ किया है एक बलून को, और अगर उस बलून को मैंने दो आंखें लगा दी है ना, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर, राइट। तो पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज बॉन्ड पेयर मतलब नॉर्मल बॉन्ड एक लाइन, दूसरा होता है आपका लोन पेयर मतलब ही एक बलून और उसकी 2 आंखें, काम खत्म। नेक्स्ट, अरेंजमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का वो ऐसा होता है सच दैट जो भी आपका रिपल्शन है, रिपल्शन का मतलब अगर मैं अपने लैंग्वेज में बोलूँ ना तो झगड़े कैसे होने चाहिए, मिनिमम। एनर्जी कैसी होनी चाहिए, मिनिमम। और स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मैक्सिमम। देखो एक नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल लेते, अगर हम लोगों को कहीं पे भी रहना है, जहाँ पे भी आप अपने हाउस होल्ड प्लेस पे रह रहे हो, तो आपको इस तरीके से अपने आप को वहाँ पे रखना है ताकि आपके झगड़े आजू बाजू वालों के साथ एकदम कम हो। झगड़े एकदम कम रहेंगे, अगर झगड़े कम रहेंगे तो आपकी एनर्जी भी कम रहेगी, क्योंकि एनर्जी झगड़े में वेस्ट हो जाती है। तो अगर आजू बाजू के लोगों के साथ आप इस तरीके से रहते हो ताकि आपके झगड़े सबसे कम हो, आपकी एनर्जी कम रहे, तो आपकी जो वहाँ पे रहने की स्टेबिलिटी रहेगी वो कैसी रहेगी, ज़्यादा, है ना। अगर झगड़े कम तो एनर्जी भी कम वेस्ट होगी, तो एनर्जी भी कम तो स्टेबिलिटी कैसी रहेंगी, रहने की ज़्यादा। इन द सेम फैशन आपके इलेक्ट्रॉन पेयर का भी अरेंजमेंट ऐसा होता है कि रिपल्शन जो है ना वो मिनिमम रहे, रिपल्शन सबसे कम रहे, झगड़े सबसे कम रहे, एनर्जी जो है ना वो भी मिनिमम रहे क्योंकि एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, और साथ ही साथ आपकी जो स्टेबिलिटी है रहने की वो भी कैसी रहनी चाहिए, मैक्सिमम। बिल्कुल अपने हाउस होल्ड का एग्जाम्पल उस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके करो, तो अब जाके आपको याद रहेगी चीज़ें। समझ में आ गया। बस अपने हाउस होल्ड की याद रखो कि अगर मुझे रहना है तो झगड़े कम मतलब रिपल्शन कम, एनर्जी कम वेस्ट होगी, मिनिमम एनर्जी, स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, मैक्सिमम। अब देखो
जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके दो टाइप्स है, एक है आपका बॉन्ड पेयर, एक है आपका लोन पेयर। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो भी आपके लोन पेयर के झगड़े होते हैं ना, जो भी आपके लोन पेयर का रिपल्शन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और उसके बाद बॉन्ड पेयर। समझते हैं इस चीज़ को? अगर आपको ऐसा आ जाए लोन पेयर और लोन पेयर, तो इनके बीच में जो भी आपका रिपल्शन होगा ना, वो सबसे ज़्यादा रहेगा, मतलब इनके बीच में झगड़े सबसे ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद आपका रहेगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, एक है लोन पेयर और एक क्या है, बॉन्ड पेयर। उसके बाद में आपका रहेगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। समझ गया? तो आपको याद रखना है कि लोन पेयर में झगड़े सबसे ज़्यादा होंगे, रिपल्शन सबसे ज़्यादा रहेगा। उसके बाद लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और सबसे लास्ट बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ शो कर सकती हूँ। अगर ये है आपका एक लोन पेयर, देखना ज़रा ध्यान से, और ये है आपका सेकंड वाला लोन पेयर। ये दोनों लोन पेयर को मैंने इस तरीके से यहाँ पे अरेंज किया है, ठीक है। तो अगर ये लोन पेयर एक दूसरे के साथ ऐसे आएंगे तो इनका रिपल्शन जो है वो कैसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। समझ जाओ, ये एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है। जब आपने इनका रिपल्शन करवाया, बहुत ज़्यादा रिपल्शन हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, तो रिपल्शन जो रहेगा लोन पेयर और लोन पेयर का, वो बहुत ज़्यादा रहेगा। समझ गया? अब नेक्स्ट आपका ये कहता है कि आपका है नेक्स्ट लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। अगर मैंने लोन पेयर एक लिया है, एक है मेरा लोन पेयर और एक है मेरा बॉन्ड पेयर। अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ले लूँ तो क्या इनके बीच में वो उतना ज़्यादा रिपल्शन हो रहा है जितना वो फर्स्ट वाले केस में हो रहा था? बिल्कुल नहीं, उतना रिपल्शन नहीं है, थोड़ा कम है ना, क्योंकि एक लोन पेयर है और एक कैसा है, बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन थोड़ा कम है। तीसरे आएंगे अगर हम लोग थर्ड कैटेगरी पे मैंने यहाँ पे ये जाना कि ये भी है बॉन्ड पेयर, ये भी है बॉन्ड पेयर। अब मुझे बताओ, क्या इनके बीच में उतना रिपल्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आपको जब भी ये ऑर्डर को लिखना है तो भूलना नहीं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे एक तो ये ऑर्डर फॉलो करते हैं या तो ये वाला। आपको याद रखना है मेरे इस डायग्राम को, ठीक है। मैं फिर से एक बार दिखाती हूँ ताकि पिक्चर दिमाग में क्लियर हो जाए। सबसे पहली चीज़ ये है कि लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन थोड़ा कम होगा, और उसके बाद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे कम होगा। याद रहेगा ना? तो ये रहे आपके पोस्टुलेट्स, ठीक है, VACPR थ्योरी के, जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, जिसको हम लोग रूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो भी आपके लोन पेयर होते हैं, जो भी आपके बॉन्ड पेयर होते हैं, वही हमेशा शेप को डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो दोनों किसके टाइप है, इलेक्ट्रॉन पेयर के। और थ्योरी का नाम भी क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें बताया गया रिपल्शन के बारे में। तो ये जो है, ये एक ऐसी थ्योरी है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसके दो टाइप होते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, उनके रिपल्शन के बारे में, यानी कि अपने लैंग्वेज में उनके झगड़ों के बारे में आपको यहाँ पे उनकी कहानी लिखनी है। समझ गया? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर के दो टाइप, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे कि अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए कि रिपल्शन रहे कम, एनर्जी रहे कम, स्टेबिलिटी रहे सबसे ज़्यादा। उसके बाद इसका रिपल्शन का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, लोन पेयर का सबसे ज़्यादा, फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और लास्ट में बॉन्ड पेयर। और आपको पता होना चाहिए कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ही आपके शेप को डिसाइड करते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं आगे, जिसका नाम है स्टेरिक नंबर। अब हम लोग देखेंगे स्टेरिक नंबर को। यहाँ से बिल्कुल आपको लाइन से देखना है, क्योंकि यहीं से आपकी असली कहानी VACPR की स्टार्ट होती है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। चलिए देखते हैं VACPR का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आता है आपका स्टेरिक नंबर। ये इसी के अंडर का पार्ट है। स्टेरिक नंबर को देखते हैं। देखो, मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में भी एक चीज़ बोली थी कि स्टेरिक नंबर हो, चाहे आपको कोई भी चीज़ निकालना हो, आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। अगर हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज़ के नहीं पता है तो अभी तो नहीं, हर जगह पे प्रॉब्लम जाएगी, 12th में भी प्रॉब्लम जाएगी। तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि सारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को आप लोग समझ लो। और मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि बैंगन वाले इसमें 3 आता है, बाकी बाद में 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8। अभी एक और बार उसको देख लेते हैं, क्योंकि हर जगह पे उसका नीड आएगा। अगर आप उस चीज़ को नहीं करोगे तो कितने चैप्टर को छोड़ेंगे ना, सारे चैप्टर में आएगा, सबको तो नहीं छोड़ सकते, तो उसको पढ़ लो, राइट। देखते हैं उस चीज़ को। जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि एक होता है आपका बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। उसके बाद होता है आपका का, सी, गए, 3 लेने,
ठीक है। उसके बाद में आता है आपका नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। ये ट्रिक मैंने पीरियोडिक टेबल वाले ट्रिक में भी पढ़ा है, लास्ट वाले लेक्चर में भी पढ़ा है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। उसके बाद में आता है आपका ओ स से टे पो। उसके बाद में आता है फिर कल बाहर आई आंटी। उसके बाद में आता है आपका हे ने आर कर जे र। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, नीहा अरीना करीना का जेरोक्स रंगीन। ठीक है, ये रहा आपका पहला ग्रुप। सबसे पहली चीज़ ये है, मुझे यहाँ पे लिखना है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ये मैं लास्ट वाले क्लास में भी आपको बता चुकी हूँ, हर क्लास में आ रहा है क्योंकि इसके बिना काम नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखते हो तो जब भी आप बी को ड्रॉ करते हो तो बी में आपको एक 3 दिख रहा है। सबको बी में 3 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जल्दी बताओ। सबको 3 दिख रहा है ना। तो बी है ये, मतलब बैंगन का बी है। इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको 3 दिख रहा है। इसका मतलब इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, 3। ये इसको याद रखने का है ट्रिक। अब सीधी सीधी बात, 3 के बाद क्या आता है, 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। ये तो सभी को आता है, मुझे भी आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बैंगन में कितना आता है, 3। कैसे आएगा, इस बी में आपको 3 दिख रहा है, वही याद रखने का तरीका है। समझ गया ना। चलिए देखते हैं। अब अगर मुझे पढ़ना है आगे तो मेरे स्टेरिक नंबर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है कि स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू, बहुत सारे स्टूडेंट ये उनको पता ही नहीं होता है कि स्टेरिक नंबर को एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो समझते हैं कि ये जो एसएन है ना इसका मतलब सीरियल नंबर है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना, दिस इज स्टेरिक नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर मत बोलना। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। काम की चीज़ें यहाँ पे सेंट्रल एटम, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स प्लस माइनस चार्ज अपॉन 2। ठीक है, ये होता है आपके स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला। नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स प्लस माइनस चार्ज अपॉन 2। मोनोवैलेंट एटम्स कौन से होते हैं, दिमाग में क्वेश्चन तो आता है तो आपको पता होना चाहिए। वो होते हैं आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, तो वो है आपका मोनोवैलेंट एटम। साथ ही साथ जो ये वाले हैं ना आपके, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, मतलब ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, इनका भी ये भी कैसे है, मोनोवैलेंट एटम्स। तो ले लो यहाँ पे फिर कल बाहर आई आंटी, मतलब ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन और हाइड्रोजन आपके मोनोवैलेंट होते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, कहीं पे भी पढ़ लो, 11th में पढ़ो, 12th में पढ़ो, ये रूल चेंज नहीं होगा। अगर आपको चार्ज दिखता है +1 तो आप क्या करोगे, -1। मतलब आपको चार्ज को हमेशा क्या करना है, उल्टा करना है। ठीक है, अगर आपको कहीं पे चार्ज दिखे +1 तो आप क्या करोगे, -1। अगर आपको कहीं पे चार्ज दिखे +2 तो आप क्या करोगे, -2। कहीं पे अगर चार्ज दिख जाए आपको -1, -1 का उल्टा क्या होता है, +1। अगर कहीं पे आपको चार्ज दिख जाए -2 तो आप क्या करोगे, +2। मतलब कहना मुझे ये है कि आपको हमेशा चार्ज को उल्टा लिखने का है। ये अभी का नहीं, जितने भी प्रिंसिपल में केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगी ना, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, ये फंडा कभी चेंज नहीं होगा कि आपको चार्ज को हमेशा उल्टा ही करना पड़ता है। अगर चार्ज +1 है तो आप -1 करोगे, अगर +2 है तो आप -2 करेंगे, -2 है तो आप +2 करेंगे। हो गया ना दिमाग में फिट। चलिए अब करते हैं स्टेरिक नंबर को। इसके पहले मुझे एक और चीज़ पहचाननी है। अगर मुझे कहीं पे ये चीज़ दी जाए, सबसे पहली चीज़, अगर मैंने आपको AX3 दे दिया या मैंने आपको AX2 दे दिया तो आप कैसे पहचानोगे कि इनमें से सेंट्रल एटम कौन सा है। सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा, सेंट्रल एटम ये है या ये है, मुझे कैसे पता चलेगा कि सेंट्रल एटम कौन सा है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो भी एटम आपका सिंगल होता है, सिंगल यानी कि जो भी एटम आपका अकेला होता है, जैसे कि हम सब सिंगल है, राइट। तो जो भी एटम आपका सिंगल होता है यानी कि जो भी एटम आपका अकेला होता है वो होता है आपका सेंट्रल एटम। समझ गया। चलिए इन दोनों में मुझे बताइए,
आपका एटम ये अकेला है या ये है? ये एटम सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ये एटम 3 है, ये एटम अकेला है, तो ये कैसा एटम हुआ? सेंट्रल एटम। ये मैं आपको यूज़ करना सिखा रही हूँ। डायरेक्टली अगर मैंने ऐसे सिखा दिया ना बुक वाले जैसे, तो वैसा आपको कुछ भी नहीं समझेगा। बुक में जस्ट डायरेक्ट सब दे के रख दिया है, लेकिन उसके पहले ये बेसिक पढ़ाना पड़ता है, तभी जाके समझ में आती है चीज़ें, ठीक है। अगर मुझे ये दोनों दे दिए जाए तो यहाँ पे ये एक है, ये कैसा है? सिंगल है, अकेला है। इसका मतलब यहाँ पे जो ये ए है ये कैसा है? सेंट्रल एटम। समझ गया ना? इस तरीके से आपको सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया? मोनोवैलेंट एटम्स कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, और फिर कल बाहर आई आंटी। दूसरी चीज़ जो चार्ज है, अगर चार्ज है +2 तो आप क्या करोगे? -2। अगर चार्ज है -2 तो आप क्या करेंगे? +2। तीसरी चीज़, सेंट्रल एटम मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा है? जो एटम अकेला है, जो एटम सिंगल है हमारी तरह, वो रहेगा आपका सेंट्रल एटम, ठीक है। ले लो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं प्रॉब्लम्स को। चलिए देखेंगे प्रॉब्लम्स को, क्योंकि ये चीज़ समझाए बिना टेबल समझाना इज इनवैलिड। टेबल्स तो मैं मॉडल से एकदम बेस्ट तरीके से समझाऊंगी, ठीक है। चलिए देखेंगे। सबसे पहले अगर मुझे सपोज एग्जाम्पल दे दिया जाए आपका इसका BeCl2 का एग्जाम्पल दिया है, BeCl2 नहीं, BF3 का ले लेते हैं, BF3, ठीक है। देखेंगे इसको, मुझे निकालना है सबसे पहले इसका स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर हर जगह पे आएगा ना, तो इस स्टेरिक नंबर को हम लोग SN से रिप्रेजेंट करेंगे। इस SN को सीरियल नंबर मत समझना, इट इज़ स्टेरिक नंबर, राइट। ये जो स्टेरिक नंबर होता है, सबसे पहला हर बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूले को अप्लाई करते आना चाहिए। समझ गया ना? देखते हैं। मुझे बताओ, यहाँ पे अगर मैं इस BF3 में देखती हूँ तो इस BF3 में अकेला कौन है? F या B? B है आपका अकेला, सिंगल, इसलिए वो कैसा एटम है? सेंट्रल एटम। समझ गया ना? ये रहेगा आपका सेंट्रल एटम, क्योंकि वो सिंगल है। फॉर्मूला कहता है नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम कौन सा है? बोरॉन। बी के अंदर मतलब बैंगन के अंदर, बोरॉन के अंदर में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3, तो रहेंगे, मैं लिखूंगी 3, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। देखो सबसे पहले वहाँ पे आंखें खोल के, क्या फ्लोरीन मोनोवैलेंट है? देखो उस लिस्ट में है क्या? फ्लोरीन मोनोवैलेंट है। देखो लिस्ट में अगर मोनोवैलेंट आता है तभी जाके आप मोनोवैलेंट का काउंट करेंगे। अगर आपका ऑक्सीजन आ जाए या आपका नाइट्रोजन आ जाए तो वो लिस्ट में नहीं आता है, आप उसको मोनोवैलेंट नहीं ले सकते। करेंगे वो भी एग्जाम्पल। फ्लोरीन आपका मोनोवैलेंट है, आ रहा है लिस्ट में। कितने फ्लोरीन है? 3 फ्लोरीन, ठीक है। उसके बाद मुझे देखना है चार्ज को, क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं, तो 0/2 करो इसको। 3 + 3/2 6/2 कितना होता है? 3। आपका स्टेरिक नंबर यहाँ पे कितना आया? 3। आप लोग इस तरीके से स्टेरिक नंबर निकाल सकते हो। आपको याद रखना है सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब ऐसा एटम जो हमारी तरह सिंगल है, ठीक है, वो होता है आपका सेंट्रल एटम। ये है बोरॉन। बोरॉन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। क्या फ्लोरीन मोनोवैलेंट है? यस है। कितने फ्लोरीन है? 3 फ्लोरीन है, इसलिए 3/2। कोई भी चार्ज नहीं है इसलिए 0, काम खत्म। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका CH4 का। अगर मुझे CH4 का कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो बताना पड़ेगा कि सेंट्रल एटम कौन सा है। जो एटम अकेला है, जो एटम हमारी तरह सिंगल है, वो रहेगा आपका सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे आपका अकेला एटम कौन सा है? C। तो यानी कि ये जो C है ये आपका सेंट्रल एटम है। निकालेंगे स्टेरिक नंबर को। स्टेरिक नंबर कहता है नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, यानी कि कार्बन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो यहाँ पे कार्बन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है 4, ये आना चाहिए, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। देखो क्या हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है? इसको देखना है, जो अटैच है ना उसको देखना है। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड, अटैच लिखना है यहाँ पे, मतलब आपको आइडिया आ जाएगा कि किसको अटैच है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है? देखो इस लिस्ट में आ रहा है। कितने हाइड्रोजन हैं? 4, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 4। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं, 0/2। 4 + 4/2 कितना होता है? 8/2, यानी कि आपका स्टेरिक नंबर कितना आया?
4। समझ गया ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, हम लोग ले लेते हैं अमोनिया को लेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। मतलब है आपका NH3। बताओ यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है? यहाँ पे अकेला एटम है नाइट्रोजन, तो वो आपका कौन सा एटम हुआ? सेंट्रल एटम। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है अटैच टू सेंट्रल एटम लिख लो, मतलब आपको याद रहेगा कि किसको देखने का है। कभी कभी होता है ना दिमाग में कंफ्यूजन। देखते हैं इसको। स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। देखो सेंट्रल एटम कौन सा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। देख लो इधर, ठीक है, नाना पाटेकर याद है ना। प्लस क्या हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है? चेक करो इस लिस्ट में जो आपका अटैच्ड है हाइड्रोजन, क्या वो मोनोवैलेंट है? हाँ है। कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। 3। क्या कोई चार्ज है? नहीं। अपॉन 2। 5 + 8 अपॉन 2 कितना होता है? 8/2। मतलब आपका स्टेरिक नंबर कितना निकला? स्टेरिक नंबर निकला 4। ठीक है, चलिए ले लो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट। काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी मज़ा आएगा आज की क्लास में। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को। जनरली आपको लोन पेयर आइडेंटिफाई करते नहीं आता है, बट मेरे पास एक ट्रिक है लोन पेयर आइडेंटिफाई करने का। उसके बिना हम लोग शेप नहीं बता सकते। स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। मैं लोन पेयर का आपको ट्रिक पढ़ाऊंगी और मॉडल भी पढ़ाऊंगी, ठीक है, मॉडल से। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका होता है, लेटेस्ट से ClF3 ले लेते। उसके बाद का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग BrF5। आप लोग खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हो अगर आपको जम रहा है तो, और क्रॉस टैली कर सकते हो, कमेंट में भी डाल सकते हो, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स रेगुलरली वॉच करती हूँ। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका ClF3 का। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ ना, तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि यहाँ पे ये क्लोरीन कैसा है? सिंगल, अकेला, हमारी तरह, राइट। तो ये है आपका सेंट्रल एटम, ठीक है। सबसे पहले मुझे निकालना है स्टेरिक नंबर को। स्टेरिक नंबर क्या कहता है? नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन सा है? क्लोरीन। देखो इधर, फिर कल बाहर आई आंटी, मतलब क्लोरीन के आपके नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 7। क्या फ्लोरीन जो अटैच्ड है वो मोनोवैलेंट है? हाँ है। कितने फ्लोरीन है? 3। क्या कोई चार्ज है? नहीं। 7 + 3 अपॉन 2 कितना होता है? 10/2। मतलब आपका स्टेरिक नंबर कितना निकला? 5। समझ गया? आते इधर, अगर मैं देखूँ इस BrF5 को, तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि यहाँ पे मेरा सेंट्रल एटम यानी कि सिंगल एटम, अकेला एटम कौन सा है? ब्रोमीन। तो ये हुआ आपका सेंट्रल एटम, ठीक है। निकालेंगे स्टेरिक नंबर को। स्टेरिक नंबर कहता है नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ब्रोमीन के? देखो इधर, फिर कल बाहर आई आंटी के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। क्या फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है? हाँ है। कितने फ्लोरीन है? 5। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं। 0/2। 7 + 5/2 कितना होता है? 7 + 5 कितना होता है? 12। 12/2। तो आपका स्टेरिक नंबर कितना निकल करके आया? 6। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे आपका हम लोग HCF4। HCF4 ले लेते। सेंट्रल एटम कौन सा है? जो एटम अकेला है, कौन सा है? ज़ेनॉन। ये है आपका सेंट्रल एटम, ठीक है। स्टेरिक नंबर निकालेंगे। स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन सा है? ज़ेनॉन। ज़ेनॉन में आपके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? देखो इधर, कितने होते हैं? 8। ये आना चाहिए 8। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच टू सेंट्रल एटम। क्या फ्लोरीन मोनोवैलेंट है? चेक करो। हाँ है। कितने फ्लोरीन है? 4। क्या कोई चार्ज है? नहीं। 0/2। 8 + 4/2 कितना होता है? 6। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्टेरिक नंबर निकालने में बन गए एक्सपर्ट, लेकिन इससे थोड़ा और हम लोग को हेड मूव करना है, जिसमें मैं आपको लोन पेयर बताऊंगी, ज्योमेट्री बताऊंगी, शेप बताऊंगी और बॉन्ड एंगल बताऊंगी। देखेंगे उस चीज़ को सबसे पहले मॉडल की हेल्प से। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो को देखते हो तो मैं मॉडल की हेल्प से आई विल क्लियर ऑल द कंसेप्ट्स इन योर माइंड, राइट। तो इसका ले लो पहले स्क्रीनशॉट।
चलिए अब हम लोग मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका चार्ट, जो मैं आपको भी पढ़ाने वाली हूँ। तो हम लोग देखते हैं चार्ट को। चार्ट है आपका VACPR थ्योरी का। सबसे पहला कॉलम रहेगा आपका SN। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, इस SN को सीरियल नंबर मत समझना। कौन सा नंबर है? स्टेरिक नंबर, ठीक है। आपको भी बिल्कुल इसी टाइप से चार्ट को ड्रॉ करना है। बुक में उस चार्ट को बहुत लंबा चौड़ा बहुत डिफिकल्ट बना के दिया है, कुछ भी दिमाग में समझेगा नहीं। बट मैं गारंटी देती हूँ ये चार्ट आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा मॉडल्स की रूप से। तो सबसे पहला रहेगा आपका स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर के बाद में आपका रहेगा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बाद में आएगा आपका शेप। शेप से पहले मुझे बताना है कॉम्बिनेशन। आपको बिल्कुल चार्ट को इसी टाइप से ड्रॉ करना है। बुक वाला चार्ट मत देखो, बहुत मुश्किल जाता है, बहुत डिफिकल्ट जाता है वो, ठीक है। कॉम्बिनेशन के बाद में आएगा आपका शेप। शेप में आएगा आपका स्ट्रक्चर। मैं एक और कॉलम बना लेती हूँ यहाँ पे ताकि हम लोग की सारी चीज़ें एकदम बेस्ट हो जाए। इसको ले लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री। उसके बाद में आएगा आपका कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के बाद में आएगा आपके शेप का नाम। और यहाँ पे रहेगा आपका शेप फिर से। चलिए देखेंगे इस चीज़ को। सबसे पहला ध्यान से समझना है, ठीक है। सबसे पहला है, अगर आपका स्टेरिक नंबर आ जाए 2, क्योंकि देखो स्टेरिक नंबर अगर 1 रहेगा तो कुछ भी नहीं बता सकता है। एक एटम की क्या ज्योमेट्री और क्या शेप, 2 एटम्स की रहती है ना। तो हम लोग स्टेरिक नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लूँगी स्टेरिक नंबर आपका 2। अगर आपका स्टेरिक नंबर आता है 2, ठीक है, इसका मतलब अगर आपका कोई भी सेंट्रल एटम है इधर उधर, आपको यहाँ पे कितने एटम दिख रहे, ध्यान से देख के बताना मुझे। एक बॉल मतलब एक एटम, तो कितने एटम दिख रहे? 1 2 दिख रहे या नहीं दिख रहे? 2 एटम सबको दिख रहे हैं। 1 2 2 एटम है, इसलिए इसका स्टेरिक नंबर कितना है? 2, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो, इस चीज़ को ध्यान से देखो, ये आपको क्या एक सिंगल लाइन के फॉर्म में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, एक सिंगल लाइन के फॉर्म में दिख रहा है ना। इसलिए इसकी ज्योमेट्री क्या रहती है? लीनियर। इसका मतलब मैंने यहाँ पे ये जाना कि यहाँ पे इसका स्टेरिक नंबर कितना है? 2। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच है? 2, ठीक है। दिख रहे हैं ना 2 एटम। और मैंने यहाँ पे ये देखा कि ये मुझे एक लाइन के फॉर्म में दिख रहा है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री क्या रहती है? लीनियर। इसलिए इसकी ज्योमेट्री रहती है लीनियर, ठीक है। और ये कैसा दिखता है मुझे? ये मुझे कुछ इस टाइप से दिख रहा है, देखो इधर। और ये मुझे कुछ इस टाइप से दिख रहा है, ठीक है। ये हुआ इसका, बिल्कुल देखो ये इधर, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो ना, ये बिल्कुल आपको ऐसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ऐसा, ठीक है। ज्योमेट्री कैसी है? लीनियर। यहाँ पे आपका कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होता है, तो इसका जो भी आपका शेप होता है वो भी होता है लीनियर, ठीक है। कोई फर्क नहीं होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट को, बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरा लॉजिक का खेल है, यहाँ पे रटने वाला कुछ भी नहीं। आप लोग रटने की कोशिश करते हो, बट यहाँ पे सारे की चीज़ लॉजिक की है। मैं आपके सारे चीज़ क्लियर करवाऊंगी। नेक्स्ट है आपका स्टेरिक नंबर 3। अगर आ जाए आपका स्टेरिक नंबर 3, ध्यान से देखना, ध्यान से। अगर आप लोग ध्यान देते हो, सेंट्रल एटम को छोड़ दो, सेंट्रल एटम को आपको नहीं देखना है, मतलब इस ब्लू कलर को आपको नहीं देखना है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आपको इस ब्लू कलर को मत देखना, क्योंकि वो सेंट्रल एटम है। कितने एटम दिख रहे हैं? 1 2 3 दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? मतलब मुझे यहाँ पे इसका स्टेरिक नंबर कितना है? 3। और मुझे इसके आजू बाजू में कितने एटम्स दिख रहे हैं? 3 एटम, 1 2 3, है ना। इसलिए इसका स्टेरिक नंबर भी कितना है? 3, क्योंकि आजू बाजू में टोटल 3 एटम्स है। सेंट्रल एटम को काउंट मत करना। 1 2 3। देखेंगे आगे इसकी ज्योमेट्री को। आगे मैंने यहाँ पे ये जाना, अगर आप लोग ध्यान से देखो ना, तो देखो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल फॉर्म होते हुए दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? देखो ध्यान से। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो, अगर आपने इनको ज्वाइन कर दिया ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपको एक ट्रायंगल फॉर्म होते हुए दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म होते हुए दिख रहा है ना।
और अगर आप ध्यान से देखते हो, सबसे पहले तो मुझे ट्रायंगल दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ट्राइगोनल, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो सारे के सारे जो आपके एटम्स है ना, वो है एक प्लेन में, सारे के सारे एटम्स आपके एक प्लेन में आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई एटम ऊपर जा रहा है, कोई एटम नीचे आ रहा है, सारे के सारे एटम्स आपके एक प्लेन में। इसलिए इस ज्योमेट्री का नाम बताए क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, समझ गया? क्योंकि स्टेरिक नंबर है 3, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। स्टेरिक नंबर है 3 क्योंकि आजू बाजू में मुझे 3 एटम दिख रहे हैं, यहाँ से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसलिए मैंने लिखा है ट्राइगोनल। बट सारे के सारे एटम्स कैसे हैं? प्लेन में, इसलिए ज्योमेट्री का नाम क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, देखेंगे आगे। ये ज्योमेट्री आपको कुछ इस फॉर्म में दिख रही है। हम लोग इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन से कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है हमें वो देखना है। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि अगर मुझे कॉम्बिनेशन बताना है तो मैं यहाँ पे ये देखती हूँ कि इसके कॉम्बिनेशन, सबसे पहला कॉम्बिनेशन इसका ये है कि हो सकता है कि इसमें हो सकता है 3 + 0। 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3 + 0 भी 3 होता है। चलिए, 2 + 1 भी कितना होता है? 3। 1 + 2 भी कितना होता है? 3 है या नहीं? तो यहाँ पे रहेगा आपका बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। बीपी मतलब बॉन्ड पेयर, ब्लड प्रेशर मत समझना, लोन पेयर। हाँ, सॉरी, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं समझना है, बॉन्ड पेयर है वो। और एलपी मतलब लोन पेयर। मैंने आपका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का भी डाउट क्लियर करवा दिया। एक बलून को 2 आंखें मतलब क्या होता है? लोन पेयर। 3 + 0 भी होता है 3, 2 + 1 भी होता है 3, 1 + 2 भी कितना होता है? 3। चलिए देखेंगे आगे। आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि अगर आपको कभी ऐसा आ जाए, अगर ध्यान से देखा जाए, देखना ज़रा ध्यान से, यहाँ पे आपके लोन पेयर कितने आ रहे हैं? यहाँ पे आपके लोन पेयर आ रहे हैं 0। एक चीज़ कान खोल के सुन लो मेरी, अगर आपको कहीं पे भी लोन पेयर 0 आ जाए ना, अगर लोन पेयर 0 आ जाए तो जो ज्योमेट्री होती है वही उसका शेप होता है। अगर लोन पेयर 0 आ जाए तो जो ज्योमेट्री होती है वही उसका शेप होता है। तो आपका लोन पेयर फर्स्ट केस में है 0, तो ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर, तो शेप भी क्या रहेगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे। नेक्स्ट है आपका 2 बॉन्ड पेयर + 1 लोन पेयर। 2 + 1 भी कितना होता है? 3। बट कॉम्बिनेशन देखो कैसा है, ये सब आपको आएगा, मैं सब सिखाऊंगी कैसे आइडेंटिफाई करना है। 2 बॉन्ड पेयर + 1 लोन पेयर। 2 बॉन्ड पेयर है मतलब टोटल बॉन्ड कितने हैं? बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। इसका मतलब बॉन्ड भी कितने हैं? 2। एक बॉन्ड को मैंने यहाँ से निकाल दिया, पहले ये ऐसा था, एक बॉन्ड को मैंने यहाँ से निकाल दिया। अगर आप लोग ध्यान देते हो तो ये आपको कौन सा अल्फ़ाबेट दिख रहा है? ABCD का कौन सा अल्फ़ाबेट दिख रहा है आपको? ये ऐसा रखो, जैसी आपकी इच्छा। ये मुझे V दिख रहा है, V फॉर वैन पढ़ा था ना, तो ये मुझे V की तरह दिख रहा है, इसलिए इसका शेप कैसा है? V शेप। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा है V शेप। रटना नहीं है, जो आपको दिखता है वो आपको लिखना है, इमेजिन करते जाना है। इस V शेप को हम लोग बेंट शेप भी बोलते हैं, जैसी आपकी इच्छा। अगर आप एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको दोनों ऑप्शन पता होने चाहिए, क्योंकि क्या पता एग्जामिनर V दे ना बेंट दे दे। और अगर आप स्टेट बोर्ड का कर रहे हो तो आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ याद रख लो, है ना। तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि पहले थे आपके 3 बॉन्ड पेयर, अब कितना था? 2 बॉन्ड पेयर, मतलब 2 बॉन्ड, इसलिए मैंने एक बॉन्ड को यहाँ से निकाल लिया। तो 2 बॉन्ड पेयर बचे ना, देखो, एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, कितने बॉन्ड हुए? 2 बॉन्ड। बॉन्ड पेयर कितने हुए? 2। शेप कैसा दिखा? V शेप। आ जाओ नीचे के कॉम्बिनेशन में, नीचे कहता है आपका 1 बॉन्ड पेयर। 1 बॉन्ड पेयर, इसका मतलब बॉन्ड कितना हुआ? एक बॉन्ड, एक और मैंने यहाँ से निकाल लिया। अगर मैं ध्यान से देखूँ, जल्दी से बताओ, ये जो शेप है, ये शेप आपको कैसा दिख रहा है? लीनियर दिख रहा है ना, लीनियर, इसलिए इसका शेप कैसा रहता है? लीनियर। ठीक है, ये हुआ आपका स्टेरिक नंबर 3। अब हम मूव करेंगे स्टेरिक नंबर 4 की तरफ। आई होप आपको ये रटना ना पड़ा हो।
जितने बॉन्ड पेयर रहते हैं उतने ही बॉन्ड रहेंगे। अब हम लोग देखेंगे स्टेरिक नंबर 4 को। अगर मैं देखती हूँ स्टेरिक नंबर 4 को, स्टेरिक नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। चलिए ध्यान से देखना, ये है मेरा सेंट्रल एटम। 1 सेकेंड, ये है मेरा सेंट्रल एटम, ठीक है, दिख रहा है सबको। सेंट्रल एटम ब्लू वाले को आपको कंसिडर नहीं करना है, आजू बाजू के एटम्स को देखो। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो 1 2 3 4 सबको 4 रेड एटम्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसा रख रही हूँ ताकि आपको चारों के चारों लाल एटम दिखे। 1 2 3 4। सेंट्रल एटम को कंसिडर मत करना। कितने एटम दिख रहे हैं? 4, इसलिए इसका स्टेरिक नंबर भी कितना हुआ? 4, ठीक है। अब देखेंगे आगे, ये जो आपका शेप है ये आपको एक टेट्राहेड्रल के फॉर्म में दिख रहा है। आपने पिरामिड को देखा है, ये टेट्राहेड्रल के फॉर्म में दिख रहा है। देखो टेट्राहेड्रॉन जो फॉर्म होता है ना, जिसने भी देखा होगा उसको पता होगा। तो ये है आपका टेट्राहेड्रल शेप, मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। चलिए देखेंगे आगे। इस टेट्राहेड्रल शेप को अगर मुझे ड्रॉ करना है तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। ये है मेरा सेंट्रल एटम और मैं इनको इस तरीके से ज्वाइन कर लेती हूँ, ठीक है। ये है मेरा टेट्राहेड्रल शेप। अगर हम लोग इसको ऐसे ऐसे कर देना, जोड़ देना, तो आपको टेट्राहेड्रल के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। दिख रहा है सबको टेट्राहेड्रल के फॉर्म में? टेट्राहेड्रल है। अब देखेंगे आगे। अगर मुझे 4 को लिखना है तो मैं कैसे कैसे लिखूंगी? सोचने की बात है। 4 को अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ 4 + 0 भी क्या होता है? 4। 3 + 1 भी क्या होता है? 4। 2 + 2 भी क्या होता है? 4। एक रहेगा बॉन्ड पेयर, दूसरा रहेगा लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ठीक है। लास्ट में आप यहाँ पे 1 वाला कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हो अगर आपकी खूब इच्छा हो रही है तो, अदरवाइज नीड नहीं है, एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट नहीं करते। चलिए देखेंगे, आ जाओ अपने पहले रूल पे। हमारा पहला रूल क्या कहता है? अगर आपके लोन पेयर 0 आ जाए, अगर आपके लोन पेयर 0 आ जाए तो जो आपकी ज्योमेट्री होती है वही आपका शेप होता है। तो यहाँ पे आपके लोन पेयर आ रहे हैं 0, ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, तो शेप भी क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल, ठीक है। चलिए देखेंगे आगे। आगे का पार्ट कहता है आपके आ रहे हैं टोटल 3 बॉन्ड पेयर। मुझे बताइए 3 बॉन्ड पेयर, इसका मतलब बॉन्ड कितने होंगे? 3 बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। मुझे यहाँ से एक बॉन्ड को निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक बॉन्ड था, मैंने इस बॉन्ड को यहाँ से निकाल लिया, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे 3 ही बॉन्ड पेयर चाहिए, 3 ही बॉन्ड चाहिए। आपने पिरामिड को देखा होगा तो आपको अब देखो बिल्कुल पिरामिडल शेप दिख रहा है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, पिरामिडल मम्मी वगैरह जो होता है ना, एक शेप होता है, ये आपको पिरामिडल की तरह दिख रहा है, इसलिए इसका शेप कैसा होता है? पिरामिडल। चलिए देखेंगे आगे। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में आपके बॉन्ड पेयर आ रहे हैं 2। बॉन्ड पेयर कितने आ रहे हैं? 2। इसका मतलब बॉन्ड भी कितने आ रहे हैं? 2। बॉन्ड पेयर की तो बॉन्ड है ना, मैंने यहाँ से एक और निकाल लिया। अब ध्यान से देखो, कौन सा शेप दिख रहा है आपको? वी शेप। इस शेप को और एक नाम क्या है? बेंड शेप। इसलिए इसको आप वी शेप भी बोल सकते हो, इसको आप बेंड शेप भी बोल सकते हो। याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2, इसलिए बॉन्ड भी कितने हैं? 2। समझ गया ना? चलिए देखेंगे आगे। एग्जाम्पल्स मैं आपको करवाऊंगी, इसलिए मैं लिखा नहीं रही हूँ। डायरेक्ट देखे कोई मतलब नहीं ना, करवाना चाहिए उसको। चलिए देखेंगे आगे। आगे है आपका स्टेरिक नंबर 5। अगर स्टेरिक नंबर 5 आ जाता है, स्टेरिक नंबर 5, ध्यान से देखना है। ऐसा मॉडल की हेल्प से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो इधर, सेंट्रल वाले एटम को मत देखो, जो बीच में वाला ब्लू एटम है ना उसको नहीं देखना है। आजू बाजू के पर्पल और ग्रे को देखो आप लोग। तो मैंने यहाँ पे क्या जाना? मैंने यहाँ पे ये जाना कि अगर ये है आपका ब्लू वाला एटम, इस ब्लू वाले एटम को छोड़ दो, आजू बाजू में कितने एटम दिख रहे हैं? देखो ध्यान से देखना। सेंट्रल एटम को मत गिनो। 1 2 3 4 5, 5 एटम दिख रहे हैं ना। 1 2 3 4 5, इसलिए इसका स्टेरिक नंबर भी कितना है? 5, क्योंकि आजू बाजू में एटम भी कितने हैं? 5। सेंट्रल एटम को नहीं गिनने का। अब देखो ध्यान से,
अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि इस सेंट्रल एटम के आजू बाजू में देखो ये जो एटम है ना, ये पर्पल वाले एटम, मैंने जानबूझ के 2 कलर वाले एटम लिए ताकि आपकी चीज़ क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपको ये जो पर्पल वाले एटम है देखो सेंटर पे एक ट्रायंगल को फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखना, क्या ये एक ट्रायंगल को फॉर्म कर रहे हैं आपके सेंटर पे कर रहे हैं, ठीक है, ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ट्राइगोनल, ठीक है। ध्यान से देखना, एक डंडी मतलब एक पिरामिडल, 2 डंडी मतलब 2 पिरामिडल, ठीक है। ध्यान से देखो, सेंट्रल एटम के आजू बाजू में कितने एटम है, 5, 1 2 3 4 5, इसलिए स्टेरिक नंबर भी कितना है, 5। सेंट्रल एटम के आजू बाजू में आपको क्या एक ट्रायंगल फॉर्म होते हुए दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, सबको ट्रायंगल फॉर्म होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ट्राइगोनल। ऊपर एक डंडी है, नीचे एक डंडी है, एक डंडी मतलब एक पिरामिडल, तो 2 डंडी मतलब 2 पिरामिडल। कितने पिरामिडल दिख रहे हैं, ऊपर एक डंडी दिख रही है, नीचे एक डंडी, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, बाई पिरामिडल। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। देखेंगे इसको, देखो सेंटर पे आपको क्या एक ट्रायंगल फॉर्म होते हुए दिख रहा है, बिल्कुल इस तरीके से जैसा मैंने आपको पढ़ाया था। सेंट्रल पे आपको एक ट्रायंगल फॉर्म होते हुए दिख रहा है, ये 3 पर्पल एटम की हेल्प से। ऊपर है एक डंडी, नीचे है एक डंडी, ये ऊपर वाली जो ग्रे डंडी है ना वो ये वाली है, नीचे वाली जो ग्रे डंडी है ना वो ये वाली है। सेंटर पे हम लोग को ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। तो ये हुआ आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। हमारी लैंग्वेज में हम डंडी बोलते हैं, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में केमिस्ट्री पिरामिडल बोलती है उसी चीज़ को, ठीक है। देखेंगे इस चीज़ को, अगर मुझे 5 को लिखने का है तो मैं कैसे लिखूंगी, 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 + 0, हम लोग लिख सकते हैं 4 + 1, 3 + 2, 3 + 2, मेरे ख्याल से इतने कॉम्बिनेशंस काफ़ी है, ठीक है, इतने कॉम्बिनेशंस काफ़ी है। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन आपको नहीं आता है क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स ही तो एग्जिस्ट नहीं करते ना। चलिए देखेंगे, पहला रहेगा बॉन्ड पेयर, दूसरा रहेगा लोन पेयर, चलिए अब देखेंगे आगे। अगर मैं आगे ध्यान से देखूं तो मैंने यहाँ पे ये जाना, देखो अपने रूल को अप्लाई करो, अगर लोन पेयर 0 आ जाए तो जो ज्योमेट्री रहती है वही उसका शेप रहता है। ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, शेप भी क्या रहेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। चलिए देखेंगे आगे। अगर नेक्स्ट है आपका 4 बॉन्ड पेयर, मतलब बॉन्ड कितने आएंगे, 4, क्योंकि बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ से एक बॉन्ड को निकाल दे रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर बोले गए हैं, 4 बॉन्ड पेयर, मतलब बॉन्ड कितने, 4, इसलिए मैंने एक को यहाँ से निकाल दिया। अब आप इसको ऐसे देखो, कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं। अगर आप गार्डन में गए होंगे तो क्या आपने सीसॉ को देखा है, सीसॉ बिल्कुल ऐसा होता है, देखो ये सीसॉ की तरह दिख रहा है। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो आप यहाँ बैठे हो और ये है आपके सीसॉ की तरह, गार्डन में जो सीसॉ खेलते हैं ना, बिल्कुल सीसॉ की तरह है, एक साइड कोई बैठा है, एक साइड कोई बैठा है, इसलिए ये है आपका सीसॉ शेप। इसलिए इस शेप का नाम क्या रहता है, सीसॉ शेप, ठीक है। याद नहीं रखना, रट्टा नहीं मारना, बस समझ के चलो। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4, क्या 4 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, देखो 1 2 3 4 है या नहीं, 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, सीसॉ की तरह दिख रहा है। चलिए देखेंगे आगे है आपका 3 बॉन्ड पेयर। अगर बॉन्ड पेयर आ जाए आपके 3 बॉन्ड पेयर, मुझे बताइए इसका नाम है 3 बॉन्ड पेयर। इसका मतलब यहाँ पे आपके बॉन्ड कितने आने चाहिए, 3 बॉन्ड। देखिए क्या आपको 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, 3 बॉन्ड दिख रहे हैं ना, तो 3 बॉन्ड पेयर मतलब 3 बॉन्ड। अगर आप इसको ऐसा देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन से अल्फ़ाबेट के जैसा दिख रहा है आपको, ABCD में के कौन से अल्फ़ाबेट के जैसा, टी शेप, इसलिए इसकी जो शेप होता है वो भी कैसा रहता है, टी शेप, क्योंकि यह आपको टी के जैसा दिख रहा है ना। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, 1 2 3, डन। अब देखेंगे स्टेरिक नंबर 6 जो कि है लास्ट, देख लेते हो उसको भी।
देखेंगे स्टेरिक नंबर 6 को। अगर मैं देखूँ स्टेरिक नंबर 6 को तो ध्यान से देखने का है। स्टेरिक नंबर 6 पे आते, ये है आपका स्टेरिक नंबर 6, ठीक है। सेंट्रल वाले येलो एटम को छोड़ दो, सेंट्रल वाले येलो एटम को छोड़ दो। आजू बाजू में कितने एटम दिखते, ध्यान से देख के बताओ। 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे। फिर से देखो 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे, दिख रहे 6 एटम। सेंट्रल को छोड़ दो, इसलिए स्टेरिक नंबर कितना हुआ 6। अब मुझे देखना है आगे। हमेशा जैसे मैंने आपको बताया केमिस्ट्री में आपको पहली चीज़ जो याद रखनी है वो ये है, अगर चार्ज है +1 तो आप क्या करोगे -1, ये हमें पता है। जहाँ पे भी चार्ज जो रहेगा उसका उल्टा करना है। दूसरी बात आपको याद रखना है, केमिस्ट्री में आप ऑक्टा मतलब 6 समझोगे। ऑक्टा मतलब आपको 6 नहीं समझना है, सॉरी ऑक्टा मतलब आपको 8 नहीं समझना है। ऑक्टा मतलब आप हमेशा क्या बोलोगे 6। कभी भी आपको किसी ने केमिस्ट्री में पूछा कि ऑक्टा मतलब कितना होता है तो आपको केमिस्ट्री में ऑक्टा मतलब 6 ही बोलना है। 12th में भी यही वाली चीज़ लगेगी, ठीक है। तो इसका नाम रहता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि अगर आ जाए 6 तो आप केमिस्ट्री में ऑक्टाहीहेड्रल बोलोगे, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। देखेंगे आगे ये आपको कैसा दिख रहा है, क्या ये आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा है, देखना ज़रा ध्यान से। एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, क्या ये आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा है, देखना। ये है 4 एटम आपके प्लेन में, तो ये 4 एटम जो लाल कलर के मैंने ड्रॉ किए ना वो आपके प्लेन वाले एटम है। एक एटम है ऊपर की तरफ, एक एटम है नीचे की तरफ, एक एटम है ऊपर की तरफ, एक एटम है नीचे की तरफ, ठीक है। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 6 + 0, 5 + 1, 4 + 2 लिख सकते हैं ना। अब मुझे देखना है आगे, पहला रहेगा बॉन्ड पेयर, फिर लोन पेयर। चलिए देखेंगे आगे। आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि अगर लोन पेयर आ जाए 0 तो जो ज्योमेट्री होती है वही उसका शेप होता है। ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल, शेप भी क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल। चलिए देखते हैं आगे। आगे है आपके 5 बॉन्ड पेयर, मतलब बॉन्ड कितने रहेंगे 5, क्योंकि बॉन्ड पेयर कितने हैं 5। एक को मैं क्या करूँगी, निकाल लूँगी। अगर मैंने एक को निकाल दिया तो मैंने यहाँ पे क्या जाना कि ये 4 एटम से मेरा स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, सबको दिख रहा है। सेंट्रल पे देखो टोटल आपको 4 एटम दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो वो जो सेंट्रल एटम आपके 4 है वो एक स्क्वायर को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो आपके जो 4 सेंट्रल के एटम हैं वो एक मतलब जो आजू बाजू के एटम है वो एक स्क्वायर को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, केमिस्ट्री में मैंने आपको बस 3 ही चीज़ बताई है। अगर चार्ज है प्लस आप क्या करोगे माइनस, माइनस है तो क्या करेंगे प्लस। दूसरी चीज़ 6 मतलब ऑक्टा होता है। तीसरी चीज़ अगर एक डंडी है तो आप उसको क्या बोलते हो, एक पिरामिडल। डंडी मतलब पिरामिडल। ध्यान से देखना, सेंट्रल पे फॉर्म हो रहा है स्क्वायर और एक डंडी दिख रही है, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, स्क्वायर पिरामिडल। इसलिए इसका नाम रहेगा स्क्वायर पिरामिडल। चलिए देखेंगे आगे। क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर थे 5, देख लो 1 2 3 4 5। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे जिसमें 4 बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्ड भी कितने रहेंगे 4। मैं एक और निकाल लूँगी। देखो ध्यान से, क्या आपको यहाँ पे 4 बॉन्ड दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, 1 2 3 4 है ना 4 बॉन्ड। ये आपको क्या एक स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। अगर आपने बाउंड्री ड्रॉ कर दी तो एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। और चारों के चारों एटम्स कैसे है, चारों के चारों एटम आपके एक प्लेन में हैं, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर क्यों, क्योंकि स्क्वायर तो फॉर्म हो रहा है बट चारों के चारों एटम एक प्लेन में, इसलिए नाम भी क्या है, स्क्वायर प्लेनर। मैंने आपको इस तरीके से एक ही पेज के ऊपर में सारे के सारे ज्योमेट्रीज, शेप, स्टेरिक नंबर सब क्लियर करवा दिया है, ठीक है। लेकिन आपको 2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सारा का सारा खेल है इमेजिनेशन का, जिसकी इमेजिनेशन है तगड़ी उसके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। बुक में खूब डिफ़िकल्ट दिया है, उतना डिफ़िकल्ट पढ़ना नहीं है। चलिए अब हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस को।
क्वेश्चंस हम लोग कहाँ पे करेंगे? क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। नीचे के सेक्शन इज फॉर क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस को इसको रिमूव नहीं कर सकते, राइट। सपोज अगर मुझे एक एग्जाम्पल आ जाए, सबसे पहले मुझे लोन पेयर आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। हाउ टू आइडेंटिफाई लोन पेयर, इसका है मेरे पास एक ट्रिक, सुन लो उस चीज़ को। हाउ टू आइडेंटिफाई लोन पेयर, ध्यान देना है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे दे दिया जाए CH4, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी? इसका स्टेरिक नंबर, ठीक है। स्टेरिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम है कार्बन, कार्बन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। वो चार्ट आना चाहिए। हाँ? क्या हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है? हाँ है। कितने हाइड्रोजन है? 4। क्या कोई चार्ज है? नहीं। अपॉन 2, 4 + 4 अपॉन 2 कितना होता है? 8/2 यानी कि 4, ठीक है। अब देखना है ध्यान से, आपका स्टेरिक नंबर तो 4 आ गया, चलो ठीक है, मुझे पता चला स्टेरिक नंबर 4 आ गया। मुझे ये भी पता चल गया ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, बट क्या मैं शेप बता सकती हूँ? नहीं, क्योंकि शेप बताने के लिए मुझे बताना पड़ेगा लोन पेयर कितने हैं, है ना। तो जितनी इन्फॉर्मेशन पहले मिली उतना उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखते तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि इसका स्टेरिक नंबर है 4, मतलब इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है? देखो स्टेरिक नंबर 4 के सामने ज्योमेट्री क्या आ रही है? टेट्राहेड्रल। आगे देखेंगे, आगे मुझे बताना है शेप को। मैं शेप नहीं बता सकती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे लोन पेयर नहीं पता, और लोन पेयर को आइडेंटिफाई करने का तरीका बहुत कम जगह पे मेरे पास एक ट्रिक है, मैं आपको बताती हूँ। लोन पेयर देखो कैसे निकालना है। यहाँ पे ये वैल्यू कितना है? स्टेरिक नंबर का वैल्यू कितना है? 4। अटैच एटम कितने हैं? 4। तो आपको करना है स्टेरिक नंबर माइनस अटैच एटम्स। ये फॉर्मूला मेरा बना हुआ फॉर्मूला है जो मैंने अपने लिए बनाया है, मैं आपको बता रही हूँ। अटैच एटम्स याद रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। लोन पेयर का मतलब होता है स्टेरिक नंबर माइनस अटैच एटम। तो बताओ मुझे, यहाँ पे स्टेरिक नंबर है 4, अटैच एटम भी है 4, तो 4 - 4 कितना होता है? 0। 4 - 4 0, मतलब यहाँ पे आपके लोन पेयर भी कितने हैं? 0। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे ये जाना कि मेरा स्टेरिक नंबर आया 4, तो अगर स्टेरिक नंबर 4 आ जाए तो ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल, ठीक है। बट अब मुझे बताना था शेप। ध्यान से देखना, शेप के लिए मुझे चाहिए लोन पेयर। मुझे लोन पेयर के लिए निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, आपको स्टेरिक नंबर माइनस नंबर ऑफ अटैच एटम्स करने हैं। ये मेरा बना हुआ ट्रिक है। स्टेरिक नंबर कितने हैं? 4। अटैच एटम कितने हैं? 4। डायरेक्टली कर लो, 4 - 4 कितना होता है? 0। तो यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं? 0। आगे बढ़ो, उस टेट्राहेड्रल के लाइन में आपको आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं कि मेरी मर्जी में कहीं पे भी आगे बढ़ूंगा। स्टेरिक नंबर जो 4 है उसी लाइन में आगे बढ़ो, बढ़ते चलो बढ़ते चलो। देखो अगर लोन पेयर 0 आ जाए तो आपका शेप क्या होता है? टेट्राहेड्रल, यानी कि आपका शेप भी यहाँ पे क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल को। अगर मुझे आ जाए आपका अमोनिया मॉलिक्यूल, लेटस से अमोनिया NH3, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे स्टेरिक नंबर को। स्टेरिक नंबर क्या कहता है? स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू, स्टेरिक नंबर मैं यहाँ निकालती हूँ, नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? नाइट्रोजन के 5। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, कितने हाइड्रोजन है? 3। क्या कोई चार्ज है? नहीं। 0/2। 5 + 3/2 कितना होता है? 8/2, मतलब कितना होता है? स्टेरिक नंबर 4। यहाँ पे आपका स्टेरिक नंबर आया है 4, ठीक है। अगर स्टेरिक नंबर 4 आ जाए तो मेरी ज्योमेट्री क्या रहती है? स्टेरिक नंबर अगर 4 आ जाए तो ज्योमेट्री क्या रहती है? टेट्राहेड्रल, ठीक है। ज्योमेट्री रहती है टेट्राहेड्रल। अब मुझे देखना है आगे। अगर मैं आगे ध्यान से देखूं तो मुझे बताना है शेप को, बट मैं शेप लोन पेयर के बिना नहीं बता सकती हूँ। तो अब मुझे किसको निकालना है? लोन पेयर को। देखो इधर ये है 4, तो मैं क्या करूँगी? 4 - 3, 4 - 3 कितना होता है? 1, ठीक है। कैसे करेंगे? देखो इधर ये है स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर माइनस अटैच एटम्स। 4 - 3 कितना होता है? 1, यानी कि लोन पेयर भी कितना हुआ? 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लोन पेयर हुए 1। समझ गया ना कैसे कैलकुलेट करना है? 4 - 3।
तो अगर लोन पेयर 1 आ जाए, देखो उस लाइन में स्टेरिक नंबर 4 के कॉलम में मूव करो, अगर लोन पेयर 1 आ जाए तो ज्योमेट्री के अलावा जो भी आपका शेप रहता है वो क्या रहता है, पिरामिडल। यानी कि इसका जो शेप रहेगा वो क्या रहेगा, पिरामिडल। छापो इसको भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लूँ आपका, लेटस से मैं ले लेती हूँ BF3 को, ठीक है। निकालेंगे इसका स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या कहता है, नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। बोरॉन के कितने होते हैं, 3। क्या फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, फिर कल 12 घंटे, हाँ है। कितने फ्लोरीन है, 3। क्या कोई चार्ज है, नहीं, 0/2। 6/2 कितना होता है, 3। तो आपका स्टेरिक नंबर कितना आया, 3। अब देखना ध्यान से, अगर स्टेरिक नंबर 3 आ जाए तो आपकी ज्योमेट्री क्या आती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री आती है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब मुझे देखना है आगे। अगर मुझे बताना है इसका शेप तो मुझे बताना पड़ेगा सबसे पहले तो लोन पेयर। आपको मैंने लोन पेयर का ट्रिक बता दिया है, कैसे निकालेंगे। ये है 3, ये भी है 3। 3 - 3 कितना होता है, 0। इसलिए यहाँ पे लोन पेयर कितने, 0। अगर स्टेरिक नंबर 3 आ जाए तो उसी लाइन में आगे बढ़ो। ज्योमेट्री तो मुझे पता चल गई, अब मुझे पता करना है शेप। लोन पेयर कितने आ रहे हैं, 0। अगर लोन पेयर 0 आ जाए तो शेप क्या रहता है, ट्राइगोनल प्लेनर। जो ज्योमेट्री है ज़रूरी नहीं है कि हमेशा शेप वही आएगा, शेप कभी कभी चेंज भी हो सकता है, डिपेंड करता है लोन पेयर के ऊपर में। So thank you very much for watching this video. If you find this video interesting then please do like, share and comment to our channel. मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, लाइक और शेयर तो बनता ही है, ठीक है। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर फॉर मी। हाँ, ये आपके जो कमेंट्स होते हैं, लाइक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग होते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स को बनाने के लिए। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, प्लीज़, ओके। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू इफ़ यू हैवेंट येट सब्सक्राइब। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी हाइब्रिडाइजेशन, वो भी मॉडल्स की हेल्प से एकदम बेस्ट तरीके से कंपैरेटिव फॉर्म में। थैंक यू।